इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शंस। इनपुट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और अगेन हम वही कोड ब्लॉक यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी चूंकि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग शुरू की है तो ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं तो इसकी थ्योरी हम इसके साथ साथ वर्बली डिस्कस कर रहे हैं। ये इसकी थ्योरी आपको डिफरेंट बुक्स वगैरह में मिलती है, ठीक है। मैं भी कुछ नोट्स वगैरह अपलोड करूँगा, नोट्स और ट्यूटोरियल्स, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो जो कुछ हम पढ़ते हैं इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसका प्रैक्टिस किया करें। और कंप्यूटर अगर ना भी हो तो पेपर और पेन के ज़रिए भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर्स वगैरह में या टेस्ट में तो इसमें आपने पेपर पे ही इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं या प्रोग्राम्स लिखना पड़ता है, या आपको प्रोग्राम दिया जाता है इसका आउटपुट लिखना पड़ता है, या आउटपुट आपको दिया जाता है और इसके लिए प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। तो आपने इसको कंप्यूटर पे भी सीखना है और पेपर पेन के ज़रिए भी इस पे प्रैक्टिस करना है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ और इस पे इतना टाइम मैं ज़ाया करता हूँ अपना भी और आप लोगों का भी, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग जो है ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये जो बड़े सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं तो ये भी इसी तरह छोटे मोटे कंपोनेंट से बने हैं और ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं और आपके लिए काम करते हैं। अगर आप 10 मंजिला कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग आप देख ले तो भी इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक छोटी सी ईंट होती है। तो इसी तरह ये प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स है और यही से आप शुरू करते हैं। तो इनिशियली आप लोगों के लिए ये मुश्किल होगा सीखना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर लर्निंग में आप बहुत स्पीड अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं स्कैनफ फंक्शन। यहाँ पर इनपुट के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैनफ। तो स्कैनफ को यूज़ करने से पहले मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। चलो, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर की int var1 और इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दी var1 इज इक्वल टू लेट्स से 10 और फिर मैंने इसको प्रिंट किया printf और printf यहाँ पर इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने दे दिया %d। अभी आपको पता है कि %d का मतलब क्या है, ये इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है और यहाँ पर मैंने लिख दिया var1 और एंड में सेमीकोलन। तो चलो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए एक तो यहाँ पर मैंने काम किया उधर, और एक जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये देखिए आउटपुट एक और स्क्रीन आ गया और इस पे हमें ये आउटपुट मिल गया। ओके, इधर मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू यहाँ दे दी, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर ना दूँ, ठीक है, चलो मैंने ये रिमूव की और इस प्रोग्राम को रन करूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर यानी ये जो स्क्रीन आ रहा है और ये कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है तो ये हमारा रन टाइम है, अभी ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है या एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस दौरान भी हम इनपुट वैल्यूज दे सकते हैं या वेरिएबल्स को वैल्यूज दे सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो स्कैनफ फंक्शन है। अच्छा, आपने देख लिया ये var1 को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन आउटपुट पे इसकी एक वैल्यू आपको मिल रही है वो है 0। अच्छा, ये 0 कंपाइलर अपनी तरफ से असाइन करते हैं अगर आप वैल्यूज असाइन ना करें। तो चलो इससे पहले हम लिखते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ ये आपने लिख दिया और फिर आपने ये ब्रैकेट्स डाले और इस ब्रैकेट के अंदर आप ये डबल कोट्स डालेंगे। इन डबल कोट्स के अंदर आपने वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने हैं या कंट्रोल स्ट्रिंग्स लिखने हैं
ठीक है। और फिर इसके बाद आपने वो आर्गुमेंट्स देने हैं। तो चलो मैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देता हूँ, %d है और फिर यहाँ पे कॉमा और आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट हमारा है var1, लेकिन ये जो var1 हम लिखते हैं तो इधर भी स्कैन printf फंक्शन में भी हम इसी तरह लिखते हैं। तो scanf और printf में इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। इधर आपने एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है, ये जो एंड सिंबल है ये वाला, तो ये हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं और एंड में सेमीकोलन डालना है। तो अब ये क्या करेंगे, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा var1 नाम से। फिर इस var1 के लिए कंपाइलर आपसे इनपुट मांगेगा। तो जब तक आप इसको इनपुट ना दे तो आपका प्रोग्राम आप वहाँ पे आपका वेट करेगा, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए आपका वेट करेगा। तो जब आप वो इनपुट देंगे तो प्रोग्राम आगे चला जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये स्क्रीन अब बिल्कुल ब्लैक है, इस पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और इसका मतलब क्या है, ये जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे scanf फंक्शन यूज़ हुआ है और वेरिएबल के लिए हमसे वैल्यू मांगी जाती है। तो चलो मैंने दे दिया 88 और इंटर की प्रेस की। जब हम इंटर की प्रेस करेंगे तो वो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, printf फंक्शन, हमने इसकी वैल्यू प्रिंट की है। तो चलो इसके साथ कुछ मैसेजेस भी लिखते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ सके। तो इससे पहले मैं एक मैसेज लिखता हूँ printf और इसके अंदर मैं लिखता हूँ enter value for var1। ये मैंने मैसेज लिख दी, एंटर वैल्यू फॉर var1। अभी ये मैसेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ भी आ जाएगा कि var1 के लिए वैल्यू देना है। तो चलो रन करते हैं। ये देखिए अब ये मैसेज आ गया, एंटर वैल्यू फॉर var1। तो अब अगर मैं वैल्यू दे दूँ, लेट से मैंने 99 दे दिया और एंटर किया तो ये देखिए इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन यहाँ पर printf में भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ var1 इज इक्वल टू, और ये यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो ये जो का तो प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी var1 की। तो दोबारा से रन करते हैं। चलो वैल्यू देते हैं 66 और एंटर की प्रेस की। तो ये देखे var1 इज इक्वल टू 66। अच्छा अभी आपने ये अंदाज़ा भी लगाया होगा कि वेरिएबल की वैल्यू बार बार हम चेंज कर सकते हैं। देखिए हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम इसको कोई नई वैल्यू देते हैं और वही वैल्यू वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी इंट var1 इज इक्वल टू 22, हम इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको यू वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमसे ये नई वैल्यू मांगते हैं कि मैंने दे दिया 33 और अब आप देख रहे इसमें 33 वैल्यू पड़ी है var1 में, वो 22 इसमें नहीं है, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। चलो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, printf और var1 इज इक्वल टू %d यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम देना है var1। तो ये देखो इनिशियली जो वैल्यू हमने दे दी है 22, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और फिर एक नई लाइन पे ये अगेन आपसे इनपुट मांगेगी scanf के जरिए, इसके जरिए, ठीक है। और
फिर जब आप वैल्यू देंगे तो वो दोबारा से प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, हम रन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए var1 इज इक्वल टू 22। पहले हमने इसको वैल्यू दी है 22 और अब अगेन हमसे ये वैल्यू मांगते हैं कि एंटर वैल्यू फॉर var1। तो चलो हम इधर देते हैं 66 और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें अब var1 में 66 पड़ी है। यहाँ पे मैंने var1 नहीं लिखा है, var लिखा है, ये var1 है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमने scanf फंक्शन को समझना है कि scanf फंक्शन को हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ मैंने इसमें आपको दिखा दी कि वेरिएबल की वैल्यू को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। इनिशियली मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 22, फिर हमने इसको प्रिंट की, ये वैल्यू आउटपुट पे हमने प्रिंट किया कि var1 में 22 पड़ा है और फिर हमने ये मैसेज दे दी कि एंटर वैल्यू फॉर var1, या चलो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर न्यू वैल्यू फॉर var1। तो फिर हमने इसके लिए एक नई वैल्यू दे दी scanf फंक्शन के ज़रिए और इसकी सिंटैक्स यूँ है कि आपने लिखना है scanf और फिर ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है और फिर एंड के साथ ये आपने वेरिएबल नाम लिखना है, या इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। ये जो वैल्यू हम फंक्शन में पास करते हैं तो इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो फिर हमने इसको दोबारा से प्रिंट किया है और अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब scanf फंक्शन के ज़रिए आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी एक ही फंक्शन में आप एंटर कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको दोबारा से लिखता हूँ। अब लेट से मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, var1 और var2 और कामा var3। ये मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर की। आप एक लाइन पे इस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने लिखा इंट, अब इन सब का डेटा टाइप होगा इंट। var1 की डेटा टाइप भी इंट है और var2 की भी इंट है और var3 की भी इंट है। ये इसी तरह है कि इंट var1 सेमीकोलन और फिर इंट var2 सेमीकोलन और फिर इंट var3 सेमीकोलन। तो ये एक स्टेटमेंट इन तीनों स्टेटमेंट्स के बराबर है। तो इस तरह हम एक स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब scanf, इन सब को हम scanf के ज़रिए वैल्यूज देते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे, चूँकि ये सब इंटीजर डाटा है या इंटीजर वेरिएबल है, तो मैंने %d और अगेन %d और अगेन %d तीनों मैंने लिख दी और फिर यहाँ पे एंड var1, ये देखिए एक आर्गुमेंट मैंने पास की और फिर एंड var2, ये दूसरी आर्गुमेंट मैंने पास की और फिर एंड var3। यहाँ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने scanf लिख दिया और फिर ये ब्रैकेट्स और इसके अंदर ये डबल कोट्स और इसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 मरतबा हमने %d लिख दिया। अगर ये वेरिएबल कुछ अलग अलग से है, अलग अलग टाइप के हैं, तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर हमने ये आर्गुमेंट्स लिख दिए, तीनों आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दी, कामा के साथ सेपरेट किया और फिर एंड में सेमीकोलन। तो अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो देखें ये यहाँ आपसे आउटपुट मांगता है। मैंने लेट से वेरिएबल 1 को वैल्यू दे दी 11। एंटर की जब आप प्रेस करेंगे तो ये उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। 22 ये दूसरे वेरिएबल में चली गई और 33 ये तीसरे वेरिएबल में चली गई। और अब हमने चूंकि इसको
प्रिंट नहीं किया है तो इसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिला। तो चलो इसको हम प्रिंट करते हैं। अब स्कैनएफ फंक्शन के ज़रिए प्रिंटएफ फंक्शन के ज़रिए हम इसको प्रिंट करते हैं। एक ही फंक्शन के अंदर हम इन सबको प्रिंट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ var1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ %d, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर मैं लिख देता हूँ var2 इज इक्वल टू %d, तो यहाँ पे दूसरे आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी या दूसरी वेरिएबल की, और फिर मैं लिख देता हूँ var3 इज इक्वल टू %d, और फिर ये वेरिएबल्स मैं लिखता हूँ var1 कामा var2 कामा var3 और एंड में सेमीकोलन। अभी आप देख ले, एक ही फंक्शन के अंदर मैंने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट की। var1 इज इक्वल टू %d, और ये इसी तरतीब से आएगी। ये जो पहला %d है, इसकी जगह इस पहले वाले आर्गुमेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, पहली वेरिएबल की। ये जो दूसरा %d है, तो इसकी जगह इस वेरिएबल 2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो तीसरा %d है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी var3 की। तो चलो आउटपुट पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया। 11 22 एंटर और 22 एंटर और 33 एंटर। अब आप देख लें, var1 इज इक्वल टू 11, var2 इज इक्वल टू 22 और var3 इज इक्वल टू 33। तो ये इसी तरतीब में उन वेरिएबल्स के अंदर चले गए। अच्छा, इस प्रोग्राम को हम और भी इलेबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यू लिख सकते हैं printf, और यहाँ पर हम एक मैसेज लिखते हैं कि एंटर वैल्यूज फॉर var1 कामा var2 और कामा var3। इनको आप वैल्यूज दे दें और फिर आप इसको प्रिंट करें। तो अगेन आप इसको देख लें, रन करें। अब ये मैसेज आ गया कि एंटर वैल्यूज फॉर var1 var2 एंड var3। तो अभी आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। इधर चूंकि हमने स्पेस नहीं दिया है var3 के बाद, तो ये कर्सर 3 के साथ ही ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। 55 और 66 और 77। तो चलो एंटर किया, ये देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे आ गए। ठीक है। अच्छा, चलो इसको यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि ये उधर विजिबल हो जाए, और यहाँ पे आप इसको अलग अलग लाइंस पे भी लेके आ सकते हैं। \n मैंने यूज़ किया तो ये एक न्यू लाइन बन जाएगा, और यहाँ पर भी मैं \n यूज़ करता हूँ तो यहाँ ये var2 भी नए लाइन पे चला जाएगा, और यहाँ पे अगेन मैं \n यूज़ करता हूँ तो ये var3 भी नए लाइन पे चला जाएगा। अगेन इसको रन करते हैं और देखते हैं। चलो, तो अब आप देखिए यहाँ पे इस कर्सर और इस var3 के दरमियान ये थोड़ा सा स्पेस आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो चलो वैल्यू देते हैं 88 और 77 और 55। तो ये देखिए var1 के अंदर वैल्यू चली गई 88 और var2 के अंदर 77 और var3 के अंदर है 55, और ये अलग अलग लाइंस पे भी आ गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप स्पेस के ज़रिए से भी वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकते हैं। 88 के बाद आप स्पेस दे दें तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी पहले वेरिएबल में, फिर आप 77 दे दें या कोई भी वैल्यू, फिर आप स्पेस दे दें तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, और फिर अगेन इसी तरह करते जाए या एंटर की प्रेस किया करें। ओके। अच्छा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको स्कैनएफ फंक्शन की समझ आ चुकी होगी, और आप इस पे प्रैक्टिस कर लें।
तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।